Good morning children, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Myself Shweta Mudgal, a representative of Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Students, as you all know that we have finished our syllabus. Now we are going to revise. Today we are going to revise chapter 2 of history, that is New Kings and Kingdoms. Let's start. Okay students, so we are going to revise chapter 2 New Kings and Kingdoms. As it is clear from the name that we will talk about new king and kingdoms of that time. In the last chapter we have read about the economic, social and cultural changes that was taken place at that time. Now points to remember of this chapter. First of all, we will talk about the emergence of new dynasty, then administration in the kingdoms, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, वॉरफेयर फॉर वेल्थ फ्रॉम उरिया टू थंजावुर. बेटा थोड़े से ये जो साउथ के नेम हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्पेल करने में, लेकिन आप लोग इनकी कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे. नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. जैसे कि चैप्टर का नाम ही है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. तो बेटा क्या हुआ था, पहले जो कल्चरल सोशल चेंजेस सोसाइटी में आए उसकी वजह से अब नए नए किंगडम्स, नए नए एम्पायर्स एमर्ज होकर सामने आ रहे थे. इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट लाइक गुजरारा, पतिहारास, चोलास, है ना, पालास एंड राष्ट्रकूटास. ओके, एज इट इज़ गिवन इन योर मैप नंबर 1 गिवन ऑन योर पेज. सब दे रखा है बेटा इसमें, गुजरारा पतिहारा के बारे में, राष्ट्रकूटास, पालास और चोलास के बारे में. अब इस समय जब एमरजेंस हुआ न्यू डायनेस्टीज़ का, तो बेटा एक किंग के लिए सबको देखना बहुत मुश्किल हो जाता था. तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया? समांतास को. किसको अपॉइंट किया? समांतास को. अब जब समांतास थे वो उनको गिफ्ट देना, उनका काम करना, ये सब काम करते थे एज अ सबॉर्डिनेट. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे स्टार्टेड गेनिंग वेल्थ एंड दे बिकम प्रॉस्परस, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज महासमांतास. उन्होंने अपने आप को महासमांतास डिक्लेयर करना शुरू करा. ठीक है. अब बाद में बेटा यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था जिसको बोलते थे हिरण्य गर्भा. हिरण्य गर्भा. ठीक है. एक रिचुअल होता था जिसका नाम था हिरण्य गर्भा. वो परफॉर्म किया जाता था समानता. और वो परफॉर्म कौन करता था? इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अ क्षत्रियास. इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अ क्षत्रियास. क्यों किया जाता था? दे परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा, मीन्स गोल्डन वॉर्म. गोल्डन वॉर्म जिसको बोला जाता था. दे परफॉर्म द रिचुअल टू कन्वर्ट दैम सेल्फ. इट वॉज बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू बिफोर दैट इट वॉज डन बाय नॉन क्षत्रियास टू बिकम क्षत्रियास. अब वो क्षत्रियास बनने के लिए बहुत सारे राजाओं ने उस समय ये रिचुअल परफॉर्म किया. और इस रिचुअल को करता कौन था? इस रिचुअल को करते थे ब्राह्मण्स. इस रिचुअल को करते थे ब्राह्मण्स. ठीक है. तो फर्स्ट में हमने पढ़ा द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. इस तरह से नई नई डायनेस्टीज सामने आने लगी. अब एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. जब कोई भी किंगडम बनेगा, जब कोई भी राज्य बनेगा, तो उसके लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना तो बहुत ज़रूरी है कि कौन उसको देखेगा, किस तरीके के टैक्सेस लगाए जाएंगे, कैसे टेम्पल्स बिल्ट होंगे, जो भी उस तरह का उस समय जो भी काम था. जैसे कि अगर आज हम प्रेजेंट सिचुएशन में इसको बोलें तो जो गवर्नमेंट होती है वो हम लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाती है, हमको बेसिक अम्यूनिटीज़ देने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए. तो उस समय भी ये लोग किसके ऊपर? पीजेंट्स के ऊपर, आर्टिस्टन्स, है ना, आर्टिसंस के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, कैटल कीपर्स के ऊपर, इनके ऊपर तरह तरह से क्या लगाए जाते थे? टैक्सेस. इनके ऊपर क्या लगाए जाते थे? टैक्सेस. और ये टैक्सेस क्या काम आते थे? ये जो भी टैक्सेस या रेवेन्यू जो भी कलेक्ट किया जाता था इनसे, पीजेंट से, आर्टिसन से, कैटल कलेक्ट वालों से, जो भी कैटल को, जो भी जानवरों को जो देखते थे, उन लोगों से जिनके पास एनिमल्स होते थे, काउज होती थी, उन लोगों से जब रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, वो रेवेन्यू काम आता था टेम्पल बनाने के लिए, वॉरफेयर के लिए, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एंड फॉर द वॉरफेयर. लड़ाई के जो भी सामान थे वो सब बनाने के लिए काम में आता था.
और इनको करता कौन था बेटा, इनको जो हाई सोसाइटी के जो लोग होते थे वो हेरिडिटरी के हिसाब से ये काम करते थे। जो टॉप लेवल में क्रीम में जिनको मानते थे कि हाँ ये बहुत रेप्यूटेड फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, वो लोग ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से उस समय रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था अपना काम करने के लिए, टेम्पल्स को बनाने के लिए, फोर्ट्स को बनाने के लिए, वॉरफेयर का अरेंजमेंट करने के लिए, वॉरफेयर में जो भी इक्विपमेंट्स लगते थे उनका अरेंजमेंट करने के लिए ये सब काम किया जाता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब जो प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स होते थे वो क्या होते थे बेटा, राजा लोग ब्राह्मण्स को या लर्नड स्कॉलर्स को अपॉइंट करते थे कि वो अपने बारे में, उनके शौर्य, उनकी वीर गाथाओं के बारे में कुछ ना कुछ लिखें, है ना। एक प्रशस्ति एक वुडन या मेटल का एक प्लेट होता था, जैसे कि आप लोगों की ये बुक में दिखा भी रखा है। ठीक है, इस तरीके का होता था। यहाँ पर ये लोग अपना बारे में उनसे लिखवाते थे, अपनी वीर गाथाओं के बारे में कि हमने ये कॉन्कर किया, ये टेम्पल बनाया, ये ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स किए। वो ब्राह्मणों को फिर लैंड ग्रांट्स भी करते थे, वो उन पे लिखाया जाता था और उसके ऊपर फिर एक रॉयल स्टैंप लगा के, एक प्रूफ के तौर पे एक रॉयल स्टैंप लगा दी जाती थी। ठीक है, अब इसी समय बेटा एक जो कश्मीर के जो थे स्कॉलर्स, जो कश्मीर के जो रूलर्स थे, उनके बारे में एक पोइट ने लिखा जिनका नाम था काल्हन। काल्हन पोइट ने किसके बारे में लिखा, कश्मीर के रूलर्स के बारे में लिखा। और बेटा जो इन्होंने कश्मीर के रूलर्स के बारे में लिखा ना, वो बिल्कुल सही था, एकदम करेक्ट था, वो रियल बेस्ड पे था। अगर जो प्रशस्ति के बारे में तो बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम पे उसको कुछ ऐसा भी बोला गया कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट नहीं थे, लेकिन जो काल्हन ने कश्मीर के रूलर्स के बारे में लिखा वो एकदम ट्रू रियल इंस्क्रिप्शंस पे बेस्ड था। उसके आई विटनेस जिसको बोल सकते हैं, आई विटनेस रियल इंस्क्रिप्शंस पे बेस्ड था। ठीक है, अब हुआ वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब वॉरफेयर ऑफ वेल्थ एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मीनिंग कि जब राजा अपना एरिया का एक्सटेंशन करना चाहता था, अपने एरिया को फैलाना चाहता था, दूसरी टेरिटरी को हड़पना चाहता था, तो नेचुरल है कि उसके लिए लड़ाई होगी। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, किसके लिए लड़ना, वेल्थ के लिए, दूसरे राज्य को अपने अंदर करने के लिए। यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को 3 टाइप बताऊँगी। एक मैं बताऊँगी ट्रिपाइट स्ट्रगल, जो बेटा ट्रिपाइट स्ट्रगल था वो गुजहारा पतिहारा, राजपूता और पाला के बीच में कन्नौज की ज़मीन को लेकर हुआ था, क्योंकि कन्नौज का जो लैंड था वो बहुत फर्टाइल था, तो वो तीनों उसको लेना चाहते थे। तो इन तीनों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, ट्रिपाइट स्ट्रगल जिसको बोला गया, वो इनके बीच में हुआ। किसके बीच में, गुजहारा पतिहारा, राजपूतास और पालास के बीच में। ठीक है, एक तो ये हुआ। सेकेंड हुआ अटैक ऑफ महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी ने 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया और उसने रूल किया यहाँ पर। अफ़गानिस्तान से वो आया था, वो कहाँ से आया था, अफ़गानिस्तान से आया था, रूल किया। यहाँ से बहुत सारे टेम्पल्स को लूट के वो ले गया, और टेम्पल्स को लूट के कहाँ पर ले गया, वो अपने गजनी में ले गया, अपनी लैंड में ले गया। और क्या होता था बेटा, उस समय जो राजा लोग थे ना, वो अपना सारा पैसा टेम्पल्स पे लगाते थे। अब कभी भी अब किसी को अटैक करना होता था, वो उनके टेम्पल्स पे अटैक करता था और टेम्पल्स को पूरा अपने कब्जे में कर लेता था। तो इससे एक तरीके से पूरी उनकी टेरिटरी उनके कब्जे में हो जाती थी। ठीक है, अब इसी समय जो जिसकी सुल्तान महमूद था, इसने अल बरूनी नाम के एक पोइट को हायर किया, और जिसने कि उसके बारे में लिखाने के लिए कि लिखो कि मैंने क्या क्या जीता, क्या क्या किया, तो उसने किताबुल हिंद नाम की एक बुक लिखी अल बरूनी ने। ठीक है, किताबुल हिंद नाम की। अब लास्ट में जो थर्ड में आप लोगों के बारे में बात कर रही थी, वो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से मोहम्मद, जिसको पृथ्वीराज चौहान जिनको चामनास भी बोलते थे, और महमूद गौरी के बीच में जो स्ट्रगल हुआ था, जिसमें 1191 में तो जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन 1192 में वो हार गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वॉरफेयर फॉर वेल्थ होने लगा। क्लियर बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम उरियार टू तंजावुर। यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, चोला डायनेस्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होने लग गई थी, चोला डायनेस्टी बढ़ने लग गई थी, इन्होंने अपना एक्सटेंशन कर लिया था। ठीक है, वो किस तरीके से किया था मैं आप लोगों को रीड करके बताती हूँ। आप लोग खोलिए अपनी बुक का पेज नंबर 22 का
फर्स्ट पैराग्राफ जो है बेटा, अ माइनर चीफ फैमिली नोन एज द मुतियार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। उस समय कावेरी डेल्टा में मुतियार्स का होल्ड था। किसका होल्ड था? मुतियार्स का होल्ड था। वो कौन थे? वो पल्लवास के सबॉर्डिनेट्स थे कांजीपुरम में। विजयाला वो बिलोंग टू एंशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उंजावुर कैप्चर द डेल्टा। अब किसने कैप्चर कर लिया इसको? विजयाला, जो किससे बिलोंग करता था? चीफ फैमिली ऑफ चोलास की। बेटा ये आपको रीड करना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा। फ्रॉम उरियार, उसने मुदियार को कैप्चर कर लिया, पूरा अपने कब्जे में कर लिया। तो नॉर्थ में पल्लवास और साउथ में उन्होंने पांड्यास को हराया और पूरा अपना एक्सटेंशन कर लिया। ठीक है। द सक्सेसर ऑफ विजयाला कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। जब बेटा अपने आस पड़ोस के देशों को, टेरिटरीज़ को जब वो हथिया लेते हैं तो उनका पावर भी बढ़ जाती है, उनका एरिया भी बढ़ जाता है, दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इस समय राज राजा वन सबसे बड़े रूलर थे। राज राजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। इस समय बेटा बहुत सारे टेम्पल्स भी बने थे। टेम्पल्स में ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ, बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स, जैसे कि आप लोगों को ये बुक में दिखा रखा है, इतने बड़े बड़े ब्रॉन्ज के इसमें लगे हुए होते थे, स्कल्पचर्स थे, स्टैचूज़ थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बने थे जो कि बहुत फेमस हुए थे उस समय। अभी भी तमिलनाडु के साउथ के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत फेमस हैं। ठीक है। अब ये क्या होता था बेटा, जब ये सैम्पल्स थे कि न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स बन जाते थे। न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट में सारे इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल जितने भी डेवलपमेंट्स होते थे कि इनके आसपास ही होते थे, ये उनका सेंटर बन जाते टेम्पल्स। जितने भी टाइप के डेवलपमेंट्स होते थे, लोगों ने आसपास यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि जब यहाँ पर सेटलमेंट्स हो रहे हैं, किंग्स और किंगडम्स बन रहे हैं, राजा लोग अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो नेचुरली कि वहाँ पर इरिगेशन और एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। तो उस समय क्या होता था, उस समय अगर हम साउथ की बात करें तो कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले अपने जो सेपरेट चैनल्स बनाती थी, उसकी वजह से वो वाला एरिया बहुत फर्टाइल हो जाता था, बहुत अच्छा वहाँ पर प्रोडक्शन होता था। तो ये एरिया फर्टाइल बन गया। तो यहीं पर इन्होंने फ्लड से रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए, वाटर स्टोर करने के लिए तरीके अपनाए, राइस का कल्टिवेशन हुआ। तो यहाँ पर एक तरह से एग्रीकल्चर और इरिगेशन बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश होने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आने लग गई थी। ठीक है बच्चों, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। अब जब पूरा राज्य फैल जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने की भी तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पर आए और, यहाँ पर आए और, है ना बेटा, और मीन्स सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। बहुत सारे और मिलके एक विलेज बनाते थे। अब ये यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस जितने भी होते थे, जैसे डिस्पेंसिंग जस्टिस, कलेक्टिंग टैक्सेस, ये सब काम ये रूलर के अंडर में, ये प्रॉस्परस जो विलेजर्स होते थे, जो प्रॉस्परस हो गए थे। ठीक है, जो और मीन्स पीजेंट्स, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। बहुत सारे और मिलके क्या बनाया? नाडू। बहुत सारे और ने मिलकर बनाया नाडू, जो कि तमिलनाडु वर्ड वहीं से आया है। ठीक है, अब ये लोग रूलर्स के अंडर में, जो भी किंग्स होते थे, उनके अंडर में अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में क्या होता था? डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। इस समय आता था हमारा ब्राह्मण्स को जो दान दिया जाता था, राजा लोग जो ब्राह्मण्स को ज़मीनें दे दिया करते थे, उसको ब्रह्मदेव बोला जाता था। और बाद में एक एसोसिएशन आई जिसका नाम था सभा, जो कि हम क्वेश्चन आंसर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सभा क्या होता था, सभा का किस तरीके से, मतलब एक तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एम्पायर का ढंग से चल सके, इसी के लिए काम किया जाता था। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Students, we are discussing question and answers of this chapter, that is chapter 2, New Kings and Kingdoms. Okay, internal question number 1. Who was the best known Chamana ruler during 1168 to 1192? बेटा चामनास को बाद में चौहान्स भी बोला गया, और इनका जो बेस्ट, जो अच्छा सबसे बेस्ट नोन रूलर था वो पृथ्वीराज थर्ड था, जो कि आपको मैंने अभी बताया कि महमूद गजनी से, महमूद गौरी से लड़ाई भी की थी। महमूद गौरी से इन्होंने फाइट भी की थी। 1192 में ये हार गए थे, 1191 में ये जीत गए थे। ठीक है, महमूद गौरी से। नाउ क्वेश्चन 2. विच टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विजयालास इन थंजावुर? बेटा थंजावुर, जहाँ पर चोला डायनेस्टी का बहुत एक्सटेंशन हो रहा था, वहाँ पर एक टेम्पल बनाया गया जिसका नाम था निशुम भासुदिनी। निशुम भासुदिनी। ओके, नाउ क्वेश्चन 3. Who were known as नगरम्स ड्यूरिंग चोलास पीरियड? बेटा चोलास पीरियड में जब एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे नगरम्स बने थे तो किसको बोलते थे? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी, जो व्यापार करते थे, उनको नगरम्स बोला गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन एंड आंसर्स, कॉपी वर्क, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1, विच डायनेस्टीज वर इन्वॉल्व इन द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। मैंने अभी अभी आपको बताया था 3 थे, गुजहारा, पतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज भी थे। कौन थे? कन्नौज के लिए। कन्नौज की ज़मीन बहुत फर्टाइल थी, उस ज़मीन को लेने के लिए, उस एरिया पे अपना टेरिटरी का एक्सटेंशन करने के लिए ये लोग लड़ रहे थे। ओके बच्चा। नाउ What were the 2 major cities under the control of Chamanas? चौहान्स के कंट्रोल में पहले जो 2 मेजर सिटीज़ थी बेटा वो कौन सी थी? The 2 major cities under the control of the Chamanas were Delhi and Ajmer. दिल्ली और अजमेर इनके कंट्रोल में थी। क्वेश्चन नंबर 3, What kind of irrigation works were developed in the Tamil region? तमिल रीजन में आपको बताया था मैंने अभी कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और इरिगेशन का डेवलपमेंट उस समय हो रहा था। वो कौन कौन से थे बेटा? इरिगेशन वर्क्स डेवलप्ड वर, वेल्स वर डग एंड ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए ह्यूज टैंक्स बनाए गए थे और बहुत सारे कुएँ भी खोदे गए थे। नंबर 2, टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। किसके लिए? ताकि वो फील्ड्स में इरिगेशन के काम में आने के लिए पानी को ले जा सके, उसके लिए टैंक्स बनाए गए थे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स। मैंने आपको बताया उस समय जो राजा लोग थे टेम्पल्स बहुत बनाते थे और सारा टेम्पल्स में अपना बहुत सारा पैसा लगा देते थे। तो किसी को अगर किसी टेरिटरी को अपने अंडर में करना होता था तो सबसे पहले वो कहाँ पर अटैक करता था? टेम्पल्स पे अटैक करते थे। ठीक है। द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स। अब यहाँ पे ये क्या बन गया था? न्यूक्लियर सेटलमेंट बन गया था, मतलब सेंटर बन गया था। और चोला टेम्पल वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ। सारी की सारी उनकी इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चर लाइफ उसके आसपास ही घूमती थी। किसके आसपास? टेम्पल्स के आसपास, टेम्पल के आसपास। ठीक है। टेम्पल्स वॉज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था उसके आसपास। जैसे कि मैंने आपको बताया मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती थी ब्रॉन्ज की। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर्स में भी दे रखा है। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Question number 5, what were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire? जैसे चोला एम्पायर था उसमें मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर के अंडर दे रखा है कि वहाँ पर सभा एक ग्रुप बनने लग गया था, उसके लिए उसके मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती थी। द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ सभा आर, नंबर 1, मेंबर शुड बी एन ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू वर कलेक्टेड। उसको उसका ओनर होना चाहिए, उस लैंड को मतलब उसने रेंट पे नहीं लिया हुआ होना चाहिए, वो ज़मीन उसकी खुद की होनी चाहिए जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। नंबर 2, ही शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। उसकी एज, जैसे कि आज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, उनकी भी एज होती है, तो उस समय जो सभा के मेंबर्स थे उनकी एज इतनी होती थी, मिनिमम एज 35 और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स होती थी। नंबर 3, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास। उसको सारे वेदास आने चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो वेद होते थे ना हमारे उस समय, उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड नाउ नंबर 4 इज ही शुड बी वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उसमें उसका होल्ड होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज द लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। This is the last question, question number 6. What did the new dynasties do to gain acceptance? ठीक है, जो न्यू डायनेस्टीज थी उनको एक्सेप्ट किया जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया? द न्यू डायनेस्टीज गेन पावर एंड वेल्थ। सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटा इरिगेशन हो रहा था, एग्रीकल्चर फ्लरिश हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, उनके पास पावर आ रही थी, वेल्थ आ रही थी। देयर आफ्टर दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासमानतास। अब वो धीरे धीरे अपने आप को महासमानतास बोलने लग गए थे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ के टाइम पे बताया था कि किस तरीके से राजा लोग समानतास को अपॉइंट करते थे और जब समानतास की पावर बढ़ जाती थी तो वो अपने आप को महासमानतास डिक्लेयर करते थे। Many of such kings adopted high-sounding titles like महाराज अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। ये उपाधियाँ बेटा, इनको ये नाम अपने आप को महाराज अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन लोगों का राजा, राजों का भी राज, महाराजा अधिराज, राजाओं का भी राज, ये अपने आप को ये खुद अपनी उपाधियाँ देते थे।
दे ऑल्सो डेप्यूटेड लर्नड ब्राह्मण्स टू डिपिक्ट दैम एज, और वो क्या करते थे बेटा, मैंने आपको बताया था लर्नड ब्राह्मण्स को उनके बारे में वेलिएंट, उनकी शौर्य, उनकी वीर गाथाएँ, किसको उन्होंने काउंकर किया, कौन से टेम्पल्स पर उन्होंने अपना एक्सटेंशन किया, किसको उन्होंने हराया, क्या लैंड ग्रांट्स दिए, किस पंडितों को क्या दिया, किन ब्राह्मणों को क्या दिया, वो सब वो अपना लिखवाना चाहते थे कि वो एक वॉरियर है, वो बहुत बड़े योद्धा हैं। देयर एक्टिविटीज़ वर रिकॉर्डेड इन प्रशस्तीज, मैंने आपको बताया था ये सब प्रशस्तीज में, और कौन करता था इसको, लर्नड पर्सन और स्कॉलर्स करते थे। They tried to demonstrate their power and resources by building large temples. जितना बड़ा टेम्पल होता था उतना बड़ा उस राजा होता था कि हाँ बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स उसने बनाए हैं। तो बेटा go through all these questions once again. I hope you understood this chapter. Thank you. Okay students, after chapter 2 we are going to start chapter 3 revision. द दिल्ली सुल्तान, अभी हमने चैप्टर 2 पढ़ा, अब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, द दिल्ली सुल्तान, चैप्टर 3 रिवीजन। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स वी हैव रेड अबाउट चोला डायनेस्टी, गुजारा पतिहारा, पालास, इन सब के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। अब क्या हुआ था बेटा, इसके बाद में फॉरेन इन्वेडर्स आने लगे। जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पर आने लगे, वेस्ट साइड से वो लोग आए और उन्होंने अपना दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इस समय हम बात करें द रूलर्स ऑफ दिल्ली, तो सबसे पहले जो तोमार राजपूत थे, है ना, तोमार राजपूत, तोमार राजपूत, Delhi became first capital under a kingdom of Tomar Rajputs. Delhi सबसे पहले कैपिटल बना, Delhi became the capital of a kingdom under Tomar Rajputs who were defeated by Chauhans, जिनको हम चामनास भी बोलते थे, ऑफ अजमेर। ठीक है, इन बिटवीन इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के मिडल में ये लोग उनसे हार गए, चौहान से। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, जब दिल्ली में इस समय अगर हम माने तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा था, कमर्शलाइजेशन हो रहा था, जैन टेम्पल्स बन रहे थे, जैन मर्चेंट्स वहाँ पर सेटल हो रहे थे, और उसी समय एक कॉइन यहाँ पर मिंट हुआ जिसका नाम था दिल्ली वॉल। ठीक है, और उसका सर्कुलेशन बहुत वाइड था। बेटा मैं आप लोगों को एक बार फिर रिवाइज कराती हूँ कि अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली बिकम अ कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर तोमार राजपूत हु वर डिफीटेड बाय तोमार इन बिटवीन 12th सेंचुरीज। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में रूल किस किस का था। ये टेबल आप लोगों को पूरी फिक्स कर इसमें दे रखी है पेज नंबर 2 पे। सबसे पहले थी हमारी तोमार राजपूत, या जिसको हम बोलेंगे राजपूत डायनेस्टीज़। फर्स्ट राजपूत डायनेस्टी, देन अर्ली टर्किश सुल्तान, अर्ली टर्किश आए थे, उसके बाद आए थे हमारे खलजीज, तुगलक्स, सैयद, लोधी। ये पूरा आपको टाइम पीरियड के साथ इसमें पूरा बता रखा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान। हमको पता कैसे चलता है बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने जो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो स्टडी करी उसके से हमें पता चलता है कि किस समय दिल्ली सुल्तान का कहाँ पर रूल था, किस तरह से उनका एक्सटेंशन हुआ, क्या क्या उन लोगों ने उस समय पे काम किए। तो ये वाला हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बेटा क्या होता था, इन रूलर्स के बारे में लिखा जाता था तारीख, जिसको प्लूरल में सिंगुलर बोलते थे तारीख, है ना, और प्लूरल बोलते थे त्वारीख। ये एक टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट्स ही होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। दिस तारीख, द ऑथर ऑफ दिस तारीख्स वर कर्ट्सियन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पोएट्स। ये उनको लिखते थे और राजा उनको इसके बदले में क्या देते थे, लैंड ग्रांट करते थे, कोई रिवॉर्ड देते थे। उसके लालच में ये लोग उनके बारे में बहुत अच्छा इस तारीख में लिखते थे। आप लोगों की बुक में पूरा प्रोसेस बता रखा है किस तरीके से पहले पेपर बनता था। ठीक है, पहले पेपर बनता था, पेपर के ऊपर फिर लिखा जाता था, लिखने के बाद फिर उसको कोल्ड मेल्ट करके उनको हाईलाइट किया जाता था और उसके बाद उसको बाइंड किया जाता था। तो ये पूरे तारीख और मैन्युस्क्रिप्ट एक तरीके से बन जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद 2 टर्म्स बेटा आपके यहाँ पर आई हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक है बर्थ राइट एंड अनदर इज जेंडर डिस्टिंक्शंस।
What is birthright? Birthright means privilege claimed on account of birth, मतलब कि हेरिडिटी, नोबल, राजा का बेटा राजा, तो हमको प्रिविलेजेस बर्थ से मिलती हैं कि हम यहाँ पर इस फैमिली के क्या सन है या डॉटर है, तो हमको जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं वो होगी बर्थ राइट। अब जेंडर डिस्टिंक्शंस की बात करें हम, तो जेंडर डिस्टिंक्शंस किसको बोलते हैं? जेंडर डिस्टिंक्शंस मीन्स डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैन एंड वुमेन, मीन्स सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। उसका एग्जाम्पल अगर उस समय हम माने तो रजिया सुल्तान जो थी ना बेटा, रजिया सुल्तान जो किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी, है ना। और उसी समय एक क्रॉनिकल थे हमारे मिनाज आई सिराज। अकॉर्डिंग टू हिम रजिया सुल्तान वॉज वेरी लर्नेड एंड कैपेबल अमंग हर ब्रदर्स। ओके, मिनाज आई सिराज। नाउ बट क्या हुआ बेटा, जो और नोबल्स थे और जो भी थे तारीख के ऑथर्स थे, वो लोग सब इसको अपोज करते थे कि जो रजिया सुल्तान है ये लेडी जो है ये रूल नहीं करनी चाहिए। वही जेंडर डिस्टिंक्शंस की अगर हम बात करें तो जेंडर डिस्टिंक्शन आ गया, तो शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम थ्रोन 2040, रिमूव कर दिया गया अपने थ्रोन से। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। अब यहाँ पर बेटा गैरिसन का मीनिंग क्या होता है? द टर्म गैरिसन मीन्स फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, अगर हम गैरिसन की बात करें तो अब इसी समय क्या हुआ बेटा, इन लोगों ने अपना रूल, दिल्ली सल्तनत ने अपना रूल एक्सटेंड करना शुरू करा, उसका एक्सटेंशन करना शुरू करा कि किस तरीके से उनको उसको फैलाना है। गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है, अपना एम्पायर। अभी तक क्या होता था बेटा, इनको गुड्स एंड सर्विसेज कैसे, या तो वो ट्रेड से या प्लंडर से, इस तरीके से उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी। लेकिन उनको लगा था कि इससे काम नहीं चलेगा, हमको अपना एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन उन लोगों ने क्या किया? हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स एडजेसेंट सिटीज़, जो आसपास के जो एरिया थे उनको उन्होंने फैलाना शुरू करा। अब क्या होता था बेटा उस समय, जैसे कि अगर कोई दिल्ली में है और उनको बंगाल में जाना है तो रास्ते में उनको स्नैप फ्रेजाइल क्लाइमेटिक कंडीशंस फेस करनी पड़ती थी, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती थी, रेनी सीजन होता था, तो मूव करना इतना आसान नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि अब हमको गैरिसन टाउन से अपना एक एम्पायर बनाना पड़ेगा, अपना एक्सटेंशन करना पड़ेगा, हिंटरलैंड आसपास की एडजेसेंट सिटीज़ को अपने अंडर में कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कटाना शुरू करा, फॉरेस्ट को कटाना शुरू करा। और ये सब किसके अंडर में हो रहा था, किसके टाइम पे हो रहा था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये हो रहा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था और कंसोलिडेशन था? ठीक है बच्चों, हाँ। और इसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी मस्जिद वगैरह भी बनने लग गई थी, है ना, मस्जिद बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने, एक तरह से अपना एम्पायर वास्ट करना शुरू कर दिया था। अब खिलजीस और तुगलक के अंदर में क्या हुआ बेटा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आपको एक टर्म बताऊँगी, स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर आई थी। क्या आई थी यहाँ पर? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके फेवर में थे इल्तुतमिश, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना बेटा, वो स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करता था और इल्तुतमिश उसके बहुत फेवर में थे। वो क्या चाहते थे, उनका मतलब ये था कि अगर हम राजा के बेटे को राजा अगर हेरिडिटी के हिसाब से बनाएंगे तो वो करेक्ट होंगे। उनका कहने का मतलब कि हमको एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे लो बेस बॉर्न बार्बर्स, जो नीचे के लोग हैं उनको ट्रेन करके उनको अपॉइंट करना चाहिए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा लॉयल होंगे, ये ऐसा वो मानते थे। उनकी जगह उनको लगता था कि ये जो अगर हमने स्लेव डायनेस्टी की जगह ना करके किया, रूलर के बेटे को रूलर बनाया, तो यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस कॉन्फ्लिक्शंस के भी होंगे और करप्शन के भी चांसेस होंगे। तो ये उन लोगों को लगने लगा कि नहीं। अब लेकिन क्या हुआ, जो तारीख के ऑथर्स थे, जो बाहर ऑथर्स थे, इन लोगों ने इनको बोला लो बेस बॉन्ड, कि बिल्कुल इसको अपोज किया तारीख के ऑथर्स ने सबको कि नहीं, लो बेस बॉन्ड लोगों को हम लोगों को चांस नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब इनको क्या बोला गया, बंधगन, जो नीचे से आए थे उनको बंधगन, क्लाइंट्स,
ये लोग बहुत वफादार होते थे, लेकिन बाद में उन लोगों को इसके साथ एक प्रॉब्लम ये आई कि अगर किसी राजा ने किसी को अपॉइंट किया है तो वो अपने मास्टर को लेकर लॉयल होगा, उनके बच्चों को लेकर लॉयल नहीं होगा। तो ये भी एक बात माइंड में उनके क्लिक हुई। अब यहीं पर बेटा एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ जिसमें होता था बेटा, जो लैंड होती थी, कोई भी सपोज अगर एक लैंड है तो उसको छोटा छोटा इक्तास में डिवाइड कर दिया जाता था। किसमें? इक्तास में, इक्तास। और जो इनको कंट्रोल करता था उनको इक्तिदार या मुफ्ती कहा जाता था। वो लोग रूलर ही उनको अपॉइंट करता था इक्तिदार के पोस्ट पे और मुफ्ती की पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया गया। उनके अपॉइंटमेंट के बाद उन लोगों को ये दिया गया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कराएंगे, एक रेवेन्यू कलेक्शन का, और आप जो वॉरफेयर के टाइम पे जिन लोगों को सोल्जर्स एम्प्लॉय करने लगाने हैं उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन इन पर एक वॉच रखी गई, इन पे वॉच रखा गया, पूरा आपको एक क्वेश्चन के आंसर्स में बताया गया है। इन पे एक वॉच रखी गई। वॉच ये रखा गया कि एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया जो ये देखे कि ये वो उतने ही टैक्सेस लगा रहे हैं जितने राजा ने बोला है, और वो उतने ही सोल्जर्स अपॉइंट कर रहे हैं जितने की राजा को ज़रूरत है, कहीं उससे ज़्यादा तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए अब यहीं पर बेटा 3 टाइप के टैक्स भी लगाए गए, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके पहले मैं बताती हूँ कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए, लेकिन बाद में राजाओं ने, जब ये जो छोटे छोटे लोग थे ना आपस में लड़ फिर के इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना शुरू कर दिया, इस चीज़ का डर यहाँ पर आने लगा। तो उन लोगों ने क्या किया, नहीं, उनको अब अपने अंडर में ले लिया। जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 39 में दिया हुआ है ना। एट द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। जब उन्होंने हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, दे फोर्स द लैंडेड चीफियंस द समांतास एरिस्टोक्रेट रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब उनको बोला नहीं, आप हमारे हिसाब से काम करेंगे, जो हमने बोला है वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। तो इसी समय उन्होंने 3 टाइप्स के टैक्सेस लगाए। एक टैक्सेस लगाए प्रोड्यूस पे, मतलब जितना भी पीजेंट प्रोड्यूस करेगा उसका 50% उसको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। दूसरा टैक्स आया कैटल के रूप में, और थर्ड टैक्स आया हाउसेस के रूप में। ठीक है, अब इसी समय बेटा क्या हुआ, मंगोल इन्वेशन स्टार्ट हो गया। मंगोल जिनका रूलर था चंगेज़ खान। ठीक है, मैं आपको इसी के अंदर सारा बता रही हूँ अभी। मंगोल चंगेज़ खान, अब वो क्या हुआ था, हिमालय की वजह से अभी हमको थोड़ा सा सेफ थे हम, हिमालय की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ने उसके अटैक को फेस किया। बाद में जब वो आया तो उससे किस तरीके के बचाव के लिए हम लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ी, मिलिट्री की तैयारियाँ इन लोगों को करनी पड़ी, तो ये सब आपको इसमें दे रखा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, लास्ट टॉपिक द सल्तनत इन 15th and 16th century। लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू रिवाइज। Now open page number 42. Here we will read about the last rulers which I have told you in the beginning of the chapter, लोधी, सैयद लोधी एंड कौन सी डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी यहाँ पर आ गई। सैयद लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। इन्होंने कब कितने टाइम तक रूल किया, 1526 से। बेटा यू कैन अंडरलाइन इट ऑन पेज नंबर 42। आफ्टर द तुगलक्स, तुगलक्स के बाद में सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स। बेटा क्या हुआ था, जो छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट थी वो आ गई, लड़ भिड़ के अलग हो गई, और अपने एक बहुत अच्छे से प्रॉस्परस एम्पायर उन लोगों ने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। अब लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। अब यहाँ पर आया शेर शाह सूर, 1540 से लेकर 1545 तक 15 ईयर्स का टाइम इसमें रहा था, है ना। उसने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया था, वॉज अ मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार, बिहार में। ठीक है, अंकल की जो बिहार में थी। इवेंचुअली डिफीटेड द मुगल एम्पर हुमायूं, उसने हुमायूं को यहाँ पर हरा लिया। हालांकि बाद में हुमायूं फिर उससे जीत गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने पूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद में हमारा जो लास्ट में होगा फिर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। चैप्टर 3 दिल्ली, द दिल्ली सुल्तान्स, पेज नंबर 30। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन
अब आते हैं हम लोग लास्ट इंटरनल वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री यहाँ पर आपको पूरा पेज नंबर पे एक केस स्टडी में दे रखा है, सर्कल ऑफ जस्टिस, पेज नंबर 30 अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में भी, ठीक है। अब मैं हम रेवेन्यू prosperous and happy. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत में बेटा वहाँ पर क्या होता था? द इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। हिंटरलैंड मतलब एडजेसेंट सिटीज़, जो एडजेसेंट सिटीज़ थी टाउन्स की उसको बोलते थे इंटरनल, और बाहर का द एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स द एरियाज बियॉन्ड द हिंटरलैंड्स, जो बाहर के जो एरियाज थे बियॉन्ड द हिंटरलैंड्स थे गैरिसन टाउन के, उनको बोलते थे एक्सटर्नल, और जो हिंटरलैंड्स के पास थे फ्रंटियर मीन्स दैट द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन, जो एडजेसेंट थे बिल्कुल एडजेसेंट थे उनको इंटरनल बोलते थे, और जो दूर थे उनको बोलते थे एक्सटर्नल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेंशंस ऑन द दिल्ली सल्तनत? बेटा मंगोल एक रूलर था जो कि चंगेज़ खान जिसका नाम था, जिसने इंडिया में एंट्री करने का, उनको डर था कि कहीं इंडिया में एंट्री ना करे, तो वो उसके बारे में दिल्ली सल्तनत में क्या इफेक्ट हुआ था उसका ये हम लोग पढ़ेंगे। द इम्पैक्ट्स ऑफ द मंगोल इन्वेंशन वर द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, कहीं वो हमारे ऊपर अटैक ना करे क्योंकि उस समय आर्मी बना दी थी। टू फीड द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हार्श टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन पीजेंट। अब बेटा इक्विपमेंट्स देना, उनको खाना खिलाना, सबके लिए क्या ज़रूरत है? पैसों की। पैसा कहाँ से आएगा? बहुत ज़्यादा टैक्सेस। टैक्सेस किस पे लगाए गए? पीजेंट्स पे। ओके, नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, what were the steps taken to ensure that muktis performed their duties? Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultan? बेटा जो मुक्तीस थे उस समय क्या होता था, छोटी छोटी लैंड्स को इक्ता कहा जाता था, और इक्ता पर जब रेवेन्यू कलेक्टेड का राइट था वो इक्तेदार या मुक्तीस को दिया जाता था। तो कुछ स्टेप्स कि मुक्ती अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं ढंग से या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। नंबर 1, accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis। जो टैक्सेस वो लोग ले रहे थे उनको चेक करने का जो राइट था मुक्तीस को, चेक करने के लिए कि वो सही ले रहे हैं, वही वाले टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं जो अपॉइंट किया गया अकाउंटेंट को। ओके, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, इट वॉज ऑल्सो टेकन केयर दैट ही केप्ट ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। उनके पास ये राइट भी था कि वो सोल्जर्स को अपॉइंट करें, तो ये भी था कि वो उतने ही सोल्जर्स को अपॉइंट करें जितनी ज़रूरत थी। तो नंबर 1 तो ये हुआ कि उनको अपॉइंट किया गया उनके ऊपर चेक रखने के लिए कि जो अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है, जैसे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्ति, वो करेक्ट हुआ है, वो वही टैक्सेस लगाए गए हैं जो राजा ने बोले थे, जैसे कि आप लोगों को बताया था कैटल के ऊपर, हाउसेस के ऊपर, है ना,
नंबर 2 में इट वॉज ऑल्सो टेकन केयर दैट ही केप्ट ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, कि वो उतने ही सोल्जर्स रखें जितने की ज़रूरत हो। द मुक्तीज़ में हैव wanted to defy the orders to the sultans because their appointment was not hereditary. The Muktis may have wanted to defy the orders of the sultans because their appointment was not hereditary. Hereditary मतलब बेटे के बाद, फादर के बाद उसका बेटा, हेरिडिटी नहीं होता था वो, ठीक है। तो क्या होता था, उनका जो जॉब था वो ट्रांसफरेबल था, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होने वाला था। तो द कंडीशंस ऑफ द सर्विस वाज सेवरली इम्पोज्ड ऑन देम विच दे डिड नॉट लाइक। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस उनके ऊपर रखी गई जो कि उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने डिफाई किया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? Does deforestation occur for the same reasons today? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। Why were the दिल्ली सुल्तान्स ने उस समय फॉरेस्ट, क्या वो उसी रीजन से होती है? 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। The Delhi Sultans were interested in cutting down forests to give land to the peasants and carry out agriculture practices and to promote regional trade. किस लिए उन्होंने कट किया? To give land to the peasants, ताकि वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए पीजेंट्स को दिया जा सके, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सके और रीजनल ट्रेड बढ़ सके, है ना, इसलिए किया गया। लेकिन आज क्यों किया जाता है? इन टूडेज वर्ल्ड डिफॉरेस्टेशन अकर्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स को बनाने के लिए, रेलवेज़ को बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, हाउसेस को बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। नाउ डेज दैट वेजिटेशन कवर इज़ बीइंग रिड्यूस ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। आज के दिन में जो वेजिटेशन कवर एरिया है वो कम होता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है और लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो दैट्स ऑल बेटा, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर।